स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम बिजनेस मैथड सब्जेक्ट ले रखा है और आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ फाइनेंस। व्यापार में वित्त कहाँ से आएगा उस बारे में अपन 10 MCQ कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज डैश डैश इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। डैश डैश को किसी भी व्यावसायिक उद्यम का जीवन रक्त कहा जाता है। मतलब आप समझिए कि जो इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का होता है, वही इम्पोर्टेंस एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर किसका होता है। एक टाइट कॉल है प्रॉफिट और फाइनेंस के बीच में, लेकिन याद कीजिएगा फाइनेंस, वित्त जो होता है, पैसा जो होता है जिससे पूरी व्यवसाय चलता है, व्यवसाय का जीवन रक्त होता है वित्त, फाइनेंस, जो इस टॉपिक में है। ठीक है, इस टॉपिक में ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन ये जब घूम के एकदम से क्वेश्चन आएगा तो आप सोचेंगे कि सर लाभ बहुत ज़्यादा जरूरी है या वित्त। मैं कहूँगा वित्त, फाइनेंस, क्योंकि कई संस्थाएं तो ऐसी होती है जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती है, जो NGOs या NPOs होते हैं, वो तो प्रॉफिट कमाते ही नहीं है, लेकिन उनको भी चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए। बिना पैसे तो वो भी नहीं चलती। ठीक है, सो वित्त को किसी भी व्यावसायिक संगठन की जीवन धारा माना जा सकता है, रक्त माना जा सकता है। इसके लिए रीज़न क्या क्या है। एक तो ये है कि आपको अगर अपनी बिजनेस गतिविधियों को कंटिन्यू चलाना है, स्मूथली चलाना है, तो आपको पैसा चाहिए। अच्छा, व्यवसाय शुरू करने में शुरू में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपको अपना प्रमोशन करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, कार, जीप वगैरह ये सब खरीदना पड़ेगा। और डे टू डे बिजनेस के लिए आपको करंट एसेट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे माल बेचोगे तो पहले माल खरीदोगे भी तो सही, ग्राहक को उधार भी तो दोगे। इन सब के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप अपने प्रोडक्शन साइकिल को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, मतलब क्या, जैसे पहले अभी आप मान लो 5 प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन अब आप 6ठा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, तो आपको और एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होगी। या आप मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हो, अभी आप बना रहे हो पुरानी मशीनों से, आप नई मशीन से बनाना चाहते हो, तो नई मशीन को भी तो खरीदना पड़ेगा, उन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करना है, ग्रोथ करनी है, तो भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा कहाँ से आएगा ये एक अलग विषय है, इसी चैप्टर के अंदर है, लेकिन पैसे की ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस क्या है, वो मैंने आपको बताया। तो अगर आपकी मान लीजिए कि एक शहर के अंदर ब्रांच है, अब आप दूसरे शहर में ब्रांच खोलना चाहते हैं या दूसरे कंट्री के अंदर अपना व्यापार फैलाना चाहते हैं, तो भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी बातें इंग्लिश में है, आप याद रख लीजिएगा। फाइनेंस इज रिगार्डेड टू द लाइफ ब्लड। ये आपके व्यवसाय का रक्त है, जैसे शरीर के अंदर रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। ये जो चैप्टर है, बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटी। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। यानी फाइनेंस किसको कहेंगे। फाइनेंस का सिंपली मतलब होता है आपको अपनी गतिविधियां चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंस। यानी बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है, हमें बिजनेस चलाना है, उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है, आवश्यकता वैसे हमें हर चीज़ की है, हमें प्रॉफिट की भी आवश्यकता होती है, हमें बिजनेस के लिए डाटा क्रेडिटर्स की भी आवश्यकता होती है, कस्टमर्स की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ तक बिजनेस फाइनेंस का मतलब है, तो बिजनेस फाइनेंस उस पैसे को बताता है जो पैसा हमें बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, अब ये आप पूरा अगर वीडियो ना देखना चाहें तो केवल ये वाला आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हम PDF इसके नीचे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से आएगा उसको समझाया गया है। मैं इसमें बहुत समय लेने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझिए सोर्सेज ऑफ फंड क्लासिफिकेशन, इसको उन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया है। अगर पीरियड की बात करें तो एक होता है लॉन्ग टर्म पीरियड, एक होता है शॉर्ट टर्म पीरियड। आराम से अगर आपको लंबी अवधि के लिए पैसा चाहिए तो आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। सिंपली क्या मतलब है, मैं एक एक लाइन में बताऊंगा। आपको पैसा चाहिए तो आप शेयर इशू करो, लोग आपका शेयर खरीदेंगे, उसको सब्सक्राइब करना बोलते हैं। लोग जब शेयर खरीदते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा शेयर सब्सक्राइब हो गया, उन्होंने खरीद लिया, और वो आपको पैसे देंगे, उस पैसे से आप बिजनेस चलाओ। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन केवल कंपनी ही या केवल कंपनी फॉर्मेट में ही शेयर इशू किए जा सकते हैं, तो इक्विटी शेयर, जिसको समता अंश बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, पैसा कमाओ और डिस्ट्रीब्यूट मत करो। जैसे मान लो एक कंपनी ने एक साल में 80 लाख रुपए कमाया, 80 लाख में से उन्होंने 50 लाख रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट न करके खुद के पास रख लिया, रखने को बोलते हैं रिटेन करना। और अर्निंग मतलब कमाई, कमाई का वो हिस्सा जो उन्होंने रख लिया उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग।
ठीक है। तो पैसा लाने का ज़रिया, जैसे हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से, तो पैसा या तो इक्विटी शेयर से आएगा या पैसा आप कमाओ। पैसा आप कमाओ, अब कमाने के बाद अगर आपने लाभांश दे दिया तो पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ पैसा अपने पास रख लिया तो वो रिटेन अर्निंग कहलाएगा। इसके अलावा आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। इक्विटी शेयर थोड़े से ऑर्डिनरी काइंड ऑफ शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर दो खास विशेषताएं होती है। एक तो जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनको पहले मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलता है। इसी तरह अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी का समापन होता है, तो पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। नाम में गौर कीजिए, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता। तो उनको प्राथमिकता मिलती है लाभांश के मामले में जीते जी, और मरने के समय यानी कंपनी के अंत के समय पूंजी के पुनर्भुगतान में उनको प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। इसके अलावा डिवेंचर्स, अगर कंपनी बाहर से पैसा उठा सकती है, ब्याज दे सकती है, ब्याज देने में सक्षम है, तो कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। उसमें कंपनी 6, 7, 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों से पैसा लेती है। और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े वित्तीय संस्थान होते हैं, आप उनसे भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक्स, इसके अलावा बैंकों से भी लोन ले सकते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। अगर आपको पैसे चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, तो आपको इन तरीकों को आजमाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, यानी आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज दोनों पता होने चाहिए। इसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से हैं। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट ये सबसे आसान है। आप उधार ले लो, जैसे आप किसी से 2 लाख का माल उधार ले लो और ये कह दो कि 1 महीने के बाद पैसा दे देंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना समय वो रुक सकता है उसको रोक लो। तो ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपके पैसे की व्यवस्था हो गई। बात क्या है, बात यह है कि आपको धंधा करना है, धंधा करना है तो माल खरीदना है, माल खरीदना है तो पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है या तो खुद का पैसा लगाओ या फिर सामने वाले से उधार ले लो। तो अगर आपको उधार मिल गई तो उसे कहेंगे ट्रेड क्रेडिट। इसके अलावा क्या है, फैक्टोरिंग, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज आप ले सकते हो। फैक्टर सर्विसेज क्या है, जैसे मान लो कि मैंने बाजार में 40 लाख रुपए की उधार दे रखी है, किसी के ऊपर 1 लाख बाकी है, किसी के ऊपर 2 लाख बाकी है, किसी के ऊपर 50,000 बाकी है, यानी मेरा 40 लाख रुपया फंसा हुआ है और मुझे मान लो एक साथ पैसे की ज़रूरत है किसी वजह से। तो मैं क्या करूँगा, एक एजेंसी को हायर करूँगा। उस एजेंसी को मैं अपने पूरे डेटर्स की लिस्ट दे दूँगा, उनसे मेरा कमीशन तय हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5% कमीशन तय हुआ, तो मैं उनको कह दूँगा कि भाई आपको इनसे कलेक्शन करना है, आप कलेक्शन करते रहना, मुझे पैसा अभी दे दो। तो 40 लाख का 5% हो गया 2 लाख रुपया। तो मान लो अगर वो राजी हो गया तो वो 38 लाख रुपये आपको अभी दे देगा और वो अपने आप उन डेटर्स को मार कूट के उनसे पैसे वसूल कर लेगा। मार कूटने की ज़रूरत नहीं होती, प्यार से ही ले लेगा। पर फैक्टरिंग सर्विस में क्या होता है, आपको इमीडिएट बल्क में पैसा मिल जाएगा एक साथ अभी का अभी, और वो उस डेटर्स से वसूली करता रहेगा। तो फैक्टरिंग एग्रीमेंट होता है। इसके अलावा बैंक से भी पैसे ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर बैंक तो इधर भी आ गया, ये क्या है, बैंक वाला तीनों में आएगा, शॉर्ट टर्म लोन में भी आएगा, मिड टर्म लोन में भी आएगा, लॉन्ग टर्म लोन में भी आएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का लोन लेते हैं। जैसे बैंक से अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं या सीसी फैसिलिटी लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म की फैसिलिटी होती है। हो सकता है बैंक से आप 3-5 साल के लिए लोन लें तो वो मिड टर्म लोन होता है, और हो सकता है बैंक से आप 10-12-15 साल का लोन लें तो वो लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है। तो ये बैंक लोन तीनों तरह का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के बारे में अभी आगे आएगा तो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो पीरियड के आधार पे, अवधि के आधार पे आप अपने सोर्सेज को 2 भागों में बांट सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, और एक हो सकता है बीच का मिड टर्म सोर्सेज। तो 3 भागों में बांट सकते हैं। मिड टर्म सोर्सेज क्या हो सकते हैं, बैंक से जो पैसा लोगे वो मिड टर्म के लिए होता है। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स का क्या मतलब है, आप पब्लिक से 5 साल 6 साल के लिए पैसे उठाओगे। जैसे आपने 1 लाख रुपया उनसे उठाया, बदले में उनको एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया, तो इस तरह से आप पैसा उठा सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मिड टर्म के लिए पैसा उठा सकते हो। और लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है, आपके पास कोई असेट्स होगी, वो असेट्स आप सामने वाले को दे दोगे, वो उसे यूज़ करेगा, ओनरशिप हमारी रहेगी, ओनरशिप सामने वाले के पास नहीं जाएगी, वो आपको हर साल या हर महीने फिक्स अमाउंट देता रहेगा। तो 5 साल के लिए, मान लो आपने 5 साल के लिए अपना एक बड़ा सा प्लॉट था या बड़ा सा ग्राउंड था, बड़ा सा खेत था, वो सामने वाले को दे दिया, वो उसे यूज़ करेगा, ओनरशिप हमारी रहेगी, वो हमको हर साल मान लीजिए 5 लाख रुपए देता रहेगा। जैसे बहुत एक ट्रांसपोर्ट लाइन में चलता है, ट्रांसपोर्ट लाइन में जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रक है, वो ट्रक मैंने सामने वाले को दे दिया भाड़े पे, वो मुझे 50,000 रुपये महीने का फिक्स देगा। अब वो ट्रक से क्या कमाए क्या गंवाए ये उसका लुकआउट है। ट्रक हमारा रहेगा, ट्रक हमने उसको लीज पे दे दिया, पैसा हमारे पास आता रहेगा, तो वो लीज फाइनेंसिंग होता है। ओके।
इसके बाद अगर ओनरशिप के आधार पे आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस समझने की बात है। ओनरशिप के आधार पे पैसा दो तरह का हो सकता है, या तो देखो बिजनेस के अंदर जो पैसा होता है वो ओनर्स लाते हैं, या पैसा बाहर से उठाया जाता है। अगर बिजनेस के ओनर पैसा लगाते हैं तो वो इक्विटी शेयर वाला पैसा हो सकता है या रिटेन्ड अर्निंग हो सकता है, दोनों मैंने समझा दिए। और अगर आप बाहर से बोरो कर रहे हो, बोरो का मतलब होता है उधार ले रहे हो, तो उधार लेने के लिए आप डिवेंचर्स के माध्यम से उधार ले सकते हो, बैंक से उधार ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार ले सकते हो, पब्लिक से उधार ले सकते हो, लीज फाइनेंसिंग ले सकते हो। वैसे लीज फाइनेंसिंग उसके लिए हुआ जिसने ट्रक हमसे उधार लिया था। तो वैसे देखो अगर उसको ट्रक खरीदना होता तो शायद उसको 30-35 लाख रुपए की ज़रूरत होती, लेकिन 30-35 लाख रुपए ना देके उसने महीने के 50,000 रुपये देकर ही एक तरह से उसको इतनी बड़ी संपत्ति मिल गई। तो एक तरह से उसके लिए लीज फाइनेंसिंग एक तरीका हो गया। और कमर्शियल पेपर के थ्रू भी पैसा आप पब्लिक से उठा सकते हो। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस पैसा उठाते हैं तो ये बाहर का पैसा होता है। हमेशा याद रख लीजिए कि एक बिजनेस के अंदर जो पैसा होता है या तो उसका स्वामी लगाता है या वो पैसा बाहर से उठाया जाता है, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा इसी चीज़ को उन्होंने वापस समझाया है, ऑल दो ज़रूरत नहीं थी। जनरेशन के बेस पे आप पैसा इंटरनली जनरेट कर सकते हैं या एक्सटर्नली जनरेट कर सकते हैं। वैसे जो इंटरनली पैसा होता है वो ओनर्स फंड होता है, और जो एक्सटर्नली जनरेट होता है वो बोरोड फंड होता है। तो ये एक बार के लिए बात आ गई है, फिर भी इन्होंने लिखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग से जो पैसा आता है वो इंटरनली जनरेटेड होता है, क्योंकि वो ओनर का पैसा होता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, प्रेफरेंस शेयर से आप जो पैसा लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट्स और फैक्टोरिंग के थ्रू जो आप पैसा लेते हैं वो आपका कह दीजिए एक्सटर्नल सोर्सेज होता है। होप आपको थोड़ा लंबा या बोर लगा होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। विच स्टेज डज द नीड फॉर फाइनेंस अराइज इन बिजनेस? आपको क्या लगता है व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता कब होती है? मैं कहता हूँ वित्त की आवश्यकता हर जगह होती है। फिर भी ऑप्शन लिख लीजिए। फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशंस, आपको दिन प्रतिदिन के ऑपरेशंस करने हैं यानी कार्य चलाना है, इसलिए पैसे की ज़रूरत है। हाँ, ठीक है। इसके बाद है ड्यूरिंग द परचेज ऑफ असेट्स, अगर आपको कोई संपत्ति खरीदनी है, कंप्यूटर, मशीन, ट्रक, प्लांट, कुछ भी, आपको तब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। यस। एज सुन एज एन एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू स्टार्ट ए बिजनेस, जी हाँ, जैसे ही आप बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं तो ही पैसे की आवश्यकता हो जाती है। शुरू में सीड कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ऑल ऑफ दीज, आपको सभी मामलों में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा अपन सरल शब्दों में बोलते हैं, वित्त तो थोड़ा टेक्निकल शब्द है, आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इससे आप सारी बात समझ जाएंगे। सबसे पहले अगर आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो चाहिए पैसा। रनिंग द बिजनेस को चलाना है तो चाहिए पैसा। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को बढ़ाना है, आगे दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश में पहुंचाना है, चाहिए पैसा। अवेलिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसरों को बनाना है तो भी आपको पैसा चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला कोई, मान लो एक व्यापार है वो बंद हो रहा है, वो अपना स्टॉक आधी कीमत पे बेचने को तैयार है, तो कौन खरीद पाएगा? जिसके पास पैसा हो। यहाँ मौका है, कौन खरीद पाएगा? जिसके पास पैसा हो। कोरोना आया था, कोरोना में प्रॉपर्टीज़ के दाम एकदम से गिर गए थे, किन्होंने फ़ायदा उठाया? जिनके पास पैसा था। इंक्रीजिंग गुडविल, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा पैसा लगाते हैं, बड़ा बिजनेस होता है, बड़ी सेल आती है, बड़ा प्रॉफिट होता है, गुडविल, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नॉट नेसेसरी ऑलवेज, लेकिन अगर आप पैसे वाले हैं तो कुछ तो आपके अंदर बात मानी जाती है। फेसिंग कंटिजेंसीज, इमरजेंसी का सामना भी, अगर कंटिजेंसी मतलब अचानक कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए जो बहुत अच्छी प्लीजेंट ना हो, तो उसका सामना भी वही कर पाता है जिसके पास अच्छा पैसा हो। और परचेजिंग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, चाहे आपको मूर्त संपत्तियां खरीदनी हो, चाहे अमूर्त संपत्तियां जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी,
कुछ भी, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू परचेज लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अगर आपको ज़मीन खरीदनी है, मान लेते हैं कि ज़मीन आपको 1 करोड़ की ज़मीन खरीदनी है, उसके ऊपर 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बनानी है और 30 लाख का फर्नीचर खरीदना है। अब आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, अगर आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ज़रूरत है तो इस आवश्यकता को क्या कहेंगे, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसमें लगेगी आपकी फिक्स कैपिटल। दो तरह की कैपिटल ज़रूरत पड़ती है एक बार जब व्यवसाय शुरू हो जाता है। एक तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, उसको बोलते हैं आपकी वर्किंग कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल, वो चेंज होती रहती है, आती है, जाती है, लगती है, चलती है। और एक होती है फिक्स कैपिटल, जहाँ जाके आपका पैसा फंस जाता है, स्टक हो जाता है, डेड हो जाता है। तो एक बार आपने ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, उसमें आपके जाकर पैसा अटक जाएगा, तो उसके लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होती है। और फिक्स्ड कैपिटल का बंदोबस्त जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स क्या होते हैं, ये बात आपको अकाउंट्स में समझ आ ही गई है। जिन असेट्स को आप 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर पाते हो उनको करंट असेट्स कहते हैं। जिनमें जाके आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस जाता है वो फिक्स्ड असेट्स होते हैं। उसी तरह से अब 2 तरह की कैपिटल है, एक है फिक्स कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। समझ लीजिए, फिक्स कैपिटल फंड यूज टू अक्वायर लॉन्ग टर्म असेट्स। अगर आपको लंबी अवधि की संपत्तियां चाहिए तो उसके लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होगी। फंड यूज टू फुलफिल डेली बिजनेस रिक्वायरमेंट। डेली बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको माल खरीदना है, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, थोड़ा कैश इन हैंड रखना है अपने पास। ठीक है, लाइट पानी के खर्चे, रेंट वगैरह पे करने हैं। इसके लिए जो आपको कैपिटल चाहिए वो होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इट इज़ लेस लिक्विड, मतलब इसमें बहुत कम तरलता होती है। अगर आपको मान लीजिए कि 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई अचानक, तो 15 लाख के लिए कोई आप अपनी ज़मीन या बिल्डिंग ना बेच दोगे। तो फिक्स कैपिटल जो होती है वो लेस लिक्विड होती है। और वर्किंग कैपिटल जो होती है वो हाईली लिक्विड होती है। आप बैंक से पैसा निकाल के ले आओ, स्टॉक बेच के पैसा ले आओ, डेटा से वसूली करके पैसा ले आओ, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश, ये दोनों बातें एक ही है। सेकंड और थर्ड एक ही बात है। फिक्स कैपिटल एक बार लग गई तो लग गई, उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ईजी टू कन्वर्ट इनटू कैश, ये थोड़ा सा आसान होता है। फिक्स कैपिटल इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत सही बताया। जैसे अभी अब एग्जांपल लिया ना, ज़मीन क्या रोज रोज खरीदोगे, बिल्डिंग क्या रोज रोज बनाओगे, फर्नीचर क्या रोज खरीदोगे, नहीं। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कच्चा माल खरीदा, प्रोडक्शन किया, बेचा, फिर वापस कच्चा माल खरीदा, चलता रहता है। तो इट रिक्वायर्स रेगुलरली। फिक्स कैपिटल एम्स टू लॉन्ग टर्म रिटर्न। ठीक है, अगर आपने आज ज़मीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, इतना सेटअप खड़ा किया है, तो कुछ लंबा सोच के ही किया होगा। आप छोटा मोटा बिजनेस, साल 2 साल का ही बिजनेस करना होता तो ये सब चीज़ें आप किराए पे लेते। अगर आपने लंबा इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब है आप लॉन्ग टर्म तक रिटर्न चाहते हो, आप लंबी अवधि तक पैसा कमाना चाहते हो। और वर्किंग कैपिटल का मकसद होता है कि आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरे कर सकें, आपके व्यवसाय को चलाने के लिए जो डेली रिक्वायरमेंट्स है आप उसको पूरा कर सकें। फिक्स कैपिटल में बड़ा पैसा चाहिए, मोर फंड इज रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल रिलेटिवली कम कैपिटल से भी काम चल जाता है। फिक्स कैपिटल लाओगे कहाँ से, शेयर्स इशू करके, डिवेंचर इशूज़ करके आप फिक्स कैपिटल का बंदोबस्त करते हो। और वर्किंग कैपिटल का बंदोबस्त कैसे करोगे, आप पैसा कमाओ, वो आपके लिए एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन ले लो। ये आपके पास वर्किंग कैपिटल मैनेज करने का तरीका है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल रिक्वायर फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस एटसेट्रा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। अब तो ये क्वेश्चन तुम खुद ही कर लो। अगर आपको कच्चा माल खरीदना है, सैलरी पे करनी है, लाइट के बिल वगैरह, रेंट वगैरह पे करना है, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी या फिक्स कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या फाइनेंस कैपिटल। इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है,
तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स है। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप हमें। ट्रेड क्रेडिट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्यापार ऋण या व्यापार साख किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ओनर्स फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स। 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर लो और खुद सोचो कि ट्रेड क्रेडिट, जो अपन ने शुरू की सेकंड स्लाइड में पढ़ा था, ट्रेड क्रेडिट किस कैटेगरी में आता है? तो ट्रेड क्रेडिट का पहले मतलब समझ लो। जब आपको सामने वाले से कुछ समय की उधार मिलती है, जैसे हमारा व्यापार है और हमें मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का हमने माल खरीदा और सामने वाले ने हमें 2 महीने की क्रेडिट दे दी कि 2 महीने बाद पैसे दे देना। तो 2 महीने के लिए आप ट्रेड क्रेडिट एंजॉय कर रहे हो। तो क्या ये पैसा ओनर ने लगाया? नहीं। क्या ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए मिला? नहीं। क्या ये इंटरनल सोर्स है? नहीं। ये शॉर्ट टर्म फंड है? हाँ भाई हाँ, ये है अल्प अवधि कोष। इसमें आपका 2 महीने के लिए बंदोबस्त हो गया। बात समझो, धंधा करना है, माल चाहिए, या तो खुद का पैसा लगाओ, खुद का पैसा नहीं तो बाजार से उठा लो, बाजार से पैसा मिलेगा तो वो बोरोड फंड होता है। बोरोड फंड लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। इस मामले में जो आपको मिला है वो शॉर्ट टर्म के लिए उधार मिला है, आपका हाल फिलहाल के लिए 2 महीने का काम हो गया, आपको माल मिल गया, तो ये एक तरह से शॉर्ट टर्म फंड है। तो ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म सोर्सेज में आता है, इसलिए एक बार ये वापस देख लो, लॉन्ग टर्म की लिस्ट कौन सी है, शॉर्ट टर्म की लिस्ट कौन सी है। अच्छा रहेगा एक बार आप उसको समझ लीजिए, रट्टा लगाएंगे तो शायद याद रहेगा, फिर भूलोगे। शॉर्ट टर्म फंड्स को मैं एक बार यहाँ वालों को पढ़ देता हूँ। ट्रेड क्रेडिट में रहता है कि आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने की उधार मिलती है, मैक्सिमम 12 महीने की उधार मिलती है। फैक्टोरिंग में क्या होता है, आपके पास जो डेटर्स है, डेटर्स को टेक्निकली रिसीवेबल्स बोलते हैं, यानी जहाँ से हमारा पैसा आना है। तो सपोज मैंने 40 लाख का एग्जांपल दिया, 40 लाख रुपया मेरा लोगों पे बाकी है। मान लीजिए 40 लोग हैं और मेरा 40 लाख रुपया उनसे आना है। अब मैं एक एक से वसूल करने जाऊंगा तो लगेगा समय, तो मैंने क्या किया, एक एजेंसी को हायर किया, उसको कह दिया कि आप कलेक्शन कर लेना और आप कमीशन काट के पैसा मुझे अभी दे दो। मान लो उन्होंने 36 लाख रुपये काट कूट के दे दिया, तो हमको 36 लाख रुपये मिल गए। हमारा अभी पैसे का बंदोबस्त यानी फाइनेंस, अभी हमारी फाइनेंस रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, 36 लाख हमें मिल गया। वो फैक्टर अपने आप ही 40 लाख की वसूली कर लेगा। उसने 4 लाख कमाई लिया, डेटर्स को तो पैसे देने ही थे, हमें दें उसको दें, बात उनके लिए एक ही है। इसके अलावा बैंक से भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट, पता है ना, आपके खाते में जितने पैसे नहीं हैं उससे ज़्यादा पैसे आपको विड्रॉ करने की पावर मिले। सपोज करो आपके खाते में 5 लाख पड़ा है और हमें किसी को 8 लाख का पेमेंट करना है, हमने चेक काट दिया तो कायदे से चेक क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक आपको अच्छे से जानता है तो वो हो सकता है कि चेक को पास कर दे। चेक को पास करने का मतलब क्या होगा, बैंक ने 5 लाख आपके खाते में होते हुए 8 लाख रुपए दे दिए, तो 3 लाख बैंक आपके ऊपर मांगता है,
तो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसे ही आपके खाते में पैसा आएगा तो बैंक उसको कवर कर लेगा। तो यानी आपको मदद मिली, आपके फाइनेंस रिक्वायरमेंट पूरी हुई शॉर्ट टर्म के लिए। तो ओवरड्राफ्ट और एक सीसी होता है, सीसी लिमिट होती है, स्टॉक के अगेंस्ट और डेटर्स के अगेंस्ट ये उधार मिलती है। आपके पास जितना माल होता है और बाजार में आपकी जितनी उधार फंसी हुई होती है उसके आधार पे आपकी कैश क्रेडिट लिमिट होती है। वो भी एक तरह का शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, उससे भी आपका थोड़े समय का काम चल सकता है। इसके अलावा कमर्शियल पेपर एक क्वेश्चन में आगे आएगा, कमर्शियल पेपर इशू करके भी आप जनता से पैसा उठा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओनर्स फंड। इसमें से ओनर्स फंड कैटेगरी में कौन आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, बिल्कुल। देखिए कंपनी होती है, कंपनी में होता क्या है, एक बंदा प्रमोटर होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है, और आइडिया आता है पैसा कमाने का, उसके लिए उसको एक बिजनेस लगाना है। मान लीजिए कि उसको लगाने के लिए उसको 1 करोड़ की आवश्यकता है। अब 1 करोड़ उसके पास नहीं है, उसके फैमिली मेम्बर और दोस्तों के पास मिला के भी 1 करोड़ नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस पैसे को वो जनता से उठाता है। ठीक है, तो जनता से कोई 50,000 लगाएगा, कोई 1 लाख रुपए लगाएगा, कोई 2 लाख रुपए लगाएगा। तो इन्होंने पैसा लगाया है, इसके सबूत के तौर पे बदले में इनको शेयर दे दिए जाते हैं। तो जनता को मिलते हैं शेयर। जो पैसा इस तरह से कंपनी के पास आता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये सारे लोग बन जाएंगे कंपनी के ओनर्स, और ये जो फंड इकट्ठा होगा उसे कहेंगे ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड जो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें आता है। उसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मैंने क्या बताया कि सपोज कंपनी ने 15 लाख रुपए कमाया, 15 लाख में से कंपनी ने 10 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जिस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया उसे कहेंगे डिविडेंड। और 5 लाख रुपए कंपनी ने अपने पास रख लिया, लेकिन कंपनी ने जो पैसा रखा वो भी तो ओनर्स का ही है। प्रॉफिट हमेशा याद रखिएगा, जिसकी पूंजी होती है लाभ उसी का होता है। ठीक है, तो जो लाभांश उनको मिल गया वो भी उनका था, और ये जो भी 5 लाख कंपनी ने रिटेन कर लिया है वो भी ओनर्स का ही है। इसीलिए ये दोनों ही ओनर्स फंड कैटेगरी में आते हैं, बोथ ए एंड बी। इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि आप पूरा चैप्टर देखो मत देखो, ये वाला आप अच्छे से देख लेना। इसके अंदर आप देखिए सेकंड वाले को, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पैसा जो होता है या तो वो ओनर्स का होता है या वो पैसा बाहर से यानी बोरो किया हुआ होता है। ओनर्स फंड में 2 नाम आए, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, बोथ आर ओनर्स फंड एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे, पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे। बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। सो ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से 2 चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए, आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक
ये 2025 नहीं, 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेल, अगला क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओनर्स फंड, बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। अब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो पैसा उठा सकते हैं पब्लिक से ओपन मार्केट में, तो ये ओनर्स फंड तो नहीं हुआ, है ना। ओनर फंड तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग को कहा अपन ने। ये बोरोड फंड हुआ, बिल्कुल हुआ। ये लॉन्ग टर्म फंड हुआ, नहीं, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। जनरली ये 270 दिन के आसपास का होता है, तो ये बोरोड फंड कैटेगरी में आएगा। ये इंटरनल सोर्स भी नहीं, क्योंकि आपने बाहर से पैसा उठाया ना, तो एक्सटर्नल सोर्स हो गया ये। तो ठीक है, जस्ट इस कमर्शियल पेपर के बारे में सुन लीजिए, आपको बातें समझ में आ जाएगी। कमर्शियल पेपर शॉर्ट में CP इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जब आप मैंने हमेशा कहा है कि जब आप एक MCQ का एक्सप्लेनेशन सुने तो उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन बनने की गुंजाइश होती है, उसको भी आप ध्यान से समझा करें। नहीं तो जैसे मेरे वीडियो आधा घंटा लॉन्ग होते हैं, वैसे 10 क्वेश्चन में क्या लगता है, 10 मिनट भी नहीं लगते अगर केवल आंसर ही बताता। बट मैं डिटेल इसलिए बताता हूँ ताकि एक तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाए, अप्रोच समझ में आ जाए, और ये भी कि और अगर MCQ बन सकते हैं तो वो भी आपकी नज़रों पे चली जाए। अब बात में समझिएगा, देखिए, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार 2 हिस्सों में बांटा जा गया है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मनी मार्केट होता है और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को कंट्रोल करता है RBI और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है SEBI। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं मनी मार्केट। अगर कुछ लोगों को पैसा उठाना है तो मनी मार्केट के अंदर पैसे उठा सकते हैं। तो ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं मान लो किसी से पैसा लूँ और बदले में कोई प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी रखा दूँ तो वो सेफ है। तो इस तरह से अगर मैंने जो लोन लिया उसे बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। पर अगर मैंने किसी से पैसा लिया और उसको कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया, तो सामने वाला क्या है, अनसेफ है, तब उस तरह का लोन कहलाता है अनसिक्योर्ड लोन। तो इसमें भी क्या होता है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े दिग्गज होते हैं, वो पब्लिक से पैसा उठाते हैं पर बदले में कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखवाते हैं। तो वो जो पैसा लेते हैं वो अनसिक्योर्ड काइंड ऑफ पैसा होता है। अच्छा, तो ये बात समझ गए कि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड नेचर का है और इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा, जैसे मतलब से कॉर्पोरेट हाउस पैसा उठाएगा 270 दिन के लिए, प्रॉमिस करेगा कि हम आपका ये पैसा 270 दिन बाद, मान लेते हैं 270 दिन बाद वापस कर देंगे। तो 1 साल से कम हुआ, 1 साल से कम जो भी लोन होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो इसलिए भी ये समझ में आता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था कि ये बोरोड फंड है, बिल्कुल है, और ये लॉन्ग टर्म फंड नहीं है, ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आता है, STF है, शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, चलो और बातें करते हैं। CP क्या है? इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1990 टू इनेबल कॉर्पोरेट्स टू रेज फंड्स इन द ओपन मार्केट। खुले बाजार से लोग पैसा उठा सकें, लोग नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जिनकी नेटवर्थ बहुत तगड़ी होती है वही उठा सकते हैं। दीज आर इशूड बाय हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स विद गुड क्रेडिट स्टैंडिंग्स, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है, जिनकी साख क्षमता बहुत अच्छी होती है, वही लोग ये पैसा उठा सकते हैं, वही कॉर्पोरेट हाउसेस उठा सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी डीलर एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर ऑल्सो परमिटेड टू इशू कमर्शियल पेपर्स। इसके अलावा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को भी ये परमिशन है कि वो पैसा CP के थ्रू उठा सकते हैं। द RBI's गाइडलाइंस गवर्न्स द इश्यूज ऑफ CP इन इंडिया। तो RBI की तो गाइडलाइन होनी है क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और मनी मार्केट को रेगुलेट करता है RBI। ठीक है, चलिए आखिरी बस 2 क्वेश्चन है। ओनर्स फंड रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, नन ऑफ द अबव। तो जो मालिक का पैसा होता है, सपोज करो मैंने एक, मान लीजिए रेस्टोरेंट खोला,
ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक रेस्टोरेंट खोला और रेस्टोरेंट के अंदर मैंने मान लीजिए छोटा सा खोला तो 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। और उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा और इधर उधर से लिया, मान लीजिए 4 लाख रुपए और उठाया, तो मेरे बिजनेस में 9 लाख रुपए लगा हुआ है, 5 लाख मेरा है और 4 लाख रुपए किसी और का है। तो आपको क्या लगता है ज़्यादा समय के लिए मेरा पैसा लगे रहेगा या बाहर वालों का? ऑब्वियस सी बात है मेरा पैसा। जो ओनर होता है वही पैसे को लंबे समय तक लगाए रहता है, या सबसे यूँ कह लीजिए सबसे शुरू में पैसा ओनर लगाता है और सबसे अंत में विड्रॉ भी वही करता है। बाकी लोगों से तो हम लेते रहते हैं, लौटाते रहते हैं, क्योंकि बाकी समय लोग तो हमें साल 2 साल 5 साल के लिए पैसा देंगे, लेकिन बिजनेस तो हम जन्मों जन्मों के लिए करते हैं। तो हम पैसा लगाते भी सबसे पहले हैं और निकालते भी सबसे अंत में है। अगर खुदा ना खास्ता हमें बिजनेस वाइंड अप करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, तो ये ठीक वैसा ही होता है कि जैसे किसी घर में शादी होती है, तो आपको क्या लगता है जिसके घर में शादी होती है वो खाना सबसे पहले खाता है? नहीं, वो खाना सबसे अंत में खाता है, वो भी बचेगा तो। पहले वो मेहमानों की आवाभगत करता है, उनको आएंगे जाएंगे, उनको देगा, गिफ्ट देगा, खाना खिलाएगा, एंड में बचेगा तो खुद खाएगा। इन सरल शब्दों में जो ओनर होता है, जिसमें ओनरशिप होती है, वो सारा जिम्मा उठाता है, ठीक है। बाकी लोग आते हैं जाते हैं, ओनर का पैसा एंड तक लगा रहता है, तो इनका पैसा लॉन्ग तक टर्म तक लगा रहता है। अगर इसमें एक ऑप्शन होता वेरी लॉन्ग टर्म तो मैं वेरी लॉन्ग देता, अगर नन ऑफ द अबव की जगह डी ऑप्शन में वेरी लॉन्ग होता तो मैं वेरी लॉन्ग आंसर देता, ठीक है। ओके, और आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, डैश डैश नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस। ये इसी वाले क्वेश्चन की बदली हुई लैंग्वेज है। इनमें से कौन सा पैसा आपको बिजनेस के दौरान या व्यापार के जीवन काल के दौरान वापस करने की आवश्यकता नहीं है? ओनर फंड या बोरोड फंड? अगर आपने फंड बोरो किया है तो वो आपको 1 साल 5 साल नहीं तो 10 साल के अंदर पैसा वापस करना ही पड़ेगा। कौन रुकेगा? कोई नहीं रुकता। तो वो पैसा तो आपको वापस करना ही है। जो ओनर का पैसा है वो आपको तब वापस करना है जब कंपनी का वाइंड अप होता है। इवन मैं बता दूं, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मैक्सिमम टेन्योर होता है 20 साल, है ना। आप पढ़ेंगे ना इस पूरे चैप्टर को तो उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्ड आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा आपको 20 साल के अंदर अंदर वापस कर देना होता है, उससे ज़्यादा कंपनी उसे होल्ड नहीं कर सकती। डिवेंचर का पैसा है 10 साल से 30 साल, डिवेंचर का पैसा आपको 10 साल से लगा के 30 साल के अंदर अंदर तक वापस करना होता है, और बाकी ओवरड्राफ्ट वगैरह तो आपको साल भर के लिए अंदर ही वापस कर देने पड़ते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, बोरोड फंड आपको लौटाना पड़ेगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और जब व्यापार समाप्त होगा तब जो पैसा लौटाया जाता है वो है ओनर्स फंड। तो इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पैसा जीवन काल के दौरान लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तो जो ओनर्स फंड है, यानी ओनर्स फंड का मतलब क्या हुआ, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और जो रिटेन्ड अर्निंग है, ये 2 मदों का पैसा कंपनी व्यापार जब समाप्त होगा तब वापस करेगी, उससे पहले वापस नहीं करेगी। इससे कभी पूछ लेना आपसे कि इक्विटी शेयर की मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, तो इक्विटी शेयर का मैच्योरिटी पीरियड इनफाइनाइट होता है या नॉट डिटरमिन्ड होता है, मतलब तय नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर के 20 साल हैं, डिवेंचर के 10 साल से 30 साल हैं। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो शेयर कीजिए करें, एंड हमारा ऐप है उसे डाउनलोड कर लो। थैंक यू वेरी मच।